मैक्रोज से आया है, MAKROS, मैक्रोज। ठीक है, तो मैक्रोज का अब मतलब क्या होता है? जैसे माइक्रो का था अर्थ छोटा, तो मैक्रो का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बड़ा। ठीक है, अब है कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। देखिए, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ तब लगता है जब आपको कुछ पॉइंट्स समझ में नहीं आते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स हम लोग को समझ में ही नहीं आता है क्योंकि हम लोग छोटी छोटी बातों को नहीं जानते हैं। अगर हम लोग छोटी छोटी बातों को, जैसे कि कुछ छोटे पॉइंट्स को जान लें, तो इकोनॉमिक्स बहुत ही ईजी सब्जेक्ट लगता है। और नहीं समझ में आने पर हम लोगों को इकोनॉमिक्स बहुत ही टफ लगता है कि सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा टफ इकोनॉमिक्स है। ऐसी बात नहीं है। अगर हम लोग इन सब छोटे छोटे बेसिक्स पॉइंट्स को याद कर लिए, थोड़ा समझ लें अच्छे से, तो इकोनॉमिक्स आगे पढ़ने में बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग बेसिक पॉइंट्स को ही लेते हैं। ज़्यादा टफ नहीं लगेगा आप लोगों को, अगर थोड़ा आप लोग ध्यान दें तो ईजिली आप लोग कर पाओगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हुआ, वो ग्रीक भाषा का जो शब्द है मैक्रो से आया है, और इसका अर्थ क्या होता है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, चलिए, माइक्रो का ही उल्टा है मैक्रो। अब है कि इसलिए मतलब इसका अर्थ क्या हो जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र। अब समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? हम लोग कह सकते हैं कि ज्ञान का वो एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसा शाखा है जिसका रिलेशन होल इकोनॉमी से होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। और इसमें हम लोग कुल मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड, कुल पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई, सकल राष्ट्रीय व्यय, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, सामान्य कीमत स्तर, जनरल प्राइस लेवल, एंड इकोनॉमी की विकास दर यानी कि डेवलपमेंट रेट। इकोनॉमी का क्या है? डेवलपमेंट रेट ऑफ इकोनॉमी का भी इसमें विश्लेषण किया जाता है। तो ये बहुत बड़े स्तर पे होता है, याद रखिएगा। इसमें जैसे एक बड़े उद्योग का अध्ययन किया जाएगा, एक राष्ट्र की राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाएगा, प्रति व्यक्ति आय का इसमें अध्ययन किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत बड़े स्तर पे इस पर अध्ययन किया जाता है, और इसमें सामूहिक रूप पे विश्लेषण किया जाता है, सामूहिक रूप में विश्लेषण किया जाता है। अब इसमें आगे और एक बात हम लोग जान लें कि यह आय एवं रोजगार के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग आय एवं रोजगार के सिद्धांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे आय एवं रोजगार का सिद्धांत क्या है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अब है कि यह सिद्धांत मुख्य रूप से मतलब किसके नाम से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह सिद्धांत जो है अर्थशास्त्री J.N. केन्स के नाम से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ही यह सिद्धांत दिया था और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताया था। तो ये आई होप अर्थशास्त्र के जो दो प्रकार हैं आपको समझ में आया होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब जिसमें छोटे पैमाने पर अध्ययन किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र में जिसमें बड़े पैमाने पर अध्ययन किया जाता है, जैसे एक देश का, एक राष्ट्र का, ठीक है, एक बड़े उद्योग का, जैसे टाटा कंपनी हो गए, विप्रो कंपनीज हो गई, उसके बाद आपका रिलायंस कंपनी हो गई। तो इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। और छोटे छोटे जो कंपनीज होते हैं, एक परिवार का, एक छोटे से फार्म का, तो इसमें अध्ययन किया जाता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, मतलब डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा चौथा पॉइंट है। हम लोगों ने 3 पॉइंट समझ लिया। अब एक चीज़ और, इसको जानने से पहले जैसे कि एक सवाल है। ऐसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि जैसे अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या वो किन्स को लगा के टिक करके चले आते, या फिर मार्शल को। तो अर्थशास्त्र के जो पिता हैं वो एडम स्मिथ हैं। उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, और उनकी एक बुक है जो उन्होंने बोला जाए महान बुक माना जाता है इकोनॉमिक्स में। और उस बुक का जो नाम है वो भी याद रखिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और ये जो प्रकाशित हुआ था वो 1776 में प्रकाशित हुआ था। तो आई होप इतना याद रहेगा आप लोगों को। तो और अगर एडम स्मिथ के बारे में जानना है तो वो आप थोड़ी बुक्स पढ़ो, उसमें डिटेल से दिया रहेगा भाई बुक का नाम और इस बुक को किसने लिखा है, और हमारे इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं, फादर इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। ये 2-3 बातें आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है।
व्हाट आर द मेजर डिफरेंस या माइनर डिफरेंस, जो भी है बेसिकली छोटी छोटी बातें हैं जो डिफरेंसेस जानना ज़रूरी है ताकि हम लोग ईजिली व्यष्टि और समष्टि में अंतर कर सकें। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे पहला पॉइंट, मैं बताती हूँ कि क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो संबंध होता है, इसका जो रिलेशन जोड़ा जाता है, या बोल सकते हैं इसमें जो हम लोग जो जिस भी सेक्टर्स को लाते हैं वो एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से जुड़ा होता है, यानी कि वो इंडिविजुअल होता है, और इकोनॉमिक यानी कि व्यक्ति के इकोनॉमिक लेवल से जुड़ा होता है। जैसे एक उपभोक्ता का अध्ययन, एक फार्म का अध्ययन बोल सकते हैं, एक छोटे से उद्योग का अध्ययन, एक व्यक्ति की आय का अध्ययन, यानी कि एक व्यक्ति की आय का भी अध्ययन किसमें किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, अब आते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। दूसरा पॉइंट है समष्टि अर्थशास्त्र का जो संबंध होता है वो ग्रुप में होता है, समूहों में होता है, एग्रीगेट। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, सामूहिक व्यय यानी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, कुल रोजगार, टोटल एम्प्लॉयमेंट, और सामान्य कीमत स्तर। तो इसमें एक ग्रुप का अध्ययन स्टडी हम लोग करते हैं, और इसमें हम लोग एक छोटे से फार्म का, एक छोटे से परिवार का, एक व्यक्ति की आय का अध्ययन हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी पॉइंट है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य होता है उन सिद्धांतों या समस्याओं या नीतियों का विश्लेषण करना। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग उन नीतियों का, सिद्धांतों का विश्लेषण करना होता है जिसकी सहायता से साधनों का आदर्श आवंटन किया जा सके। मतलब इसके अंतर्गत उन सिद्धांतों का, या फिर बोल सकते हैं उस नीतियों का या समस्याओं का विश्लेषण करना होता है जिसका हेल्प लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, सीमित साधनों का हम लोग एक सही तरीके से आवंटन करके अपने परिवार का, अपने फार्म का, अपने उद्योग का, या फिर अपने दुकान का, या जो हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं उसका हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसका हम लोग आवंटन कर सकते हैं, एक आदर्श आवंटन कर सकते हैं। ये हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग अंतर जान लेते हैं। इसके अंतर्गत है कि हम लोग उन सिद्धांतों, समस्याओं और नीतियों की जांच करते हैं जो पूर्ण रोजगार की प्राप्ति और उत्पादन शक्ति के विस्तार में सहायक होता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग उन समस्याओं का, उन नीतियों का अध्ययन करते हैं जो कि पूर्ण रोजगार की प्राप्ति यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन पावर के विस्तार में सहायक हो, यानी कि लोगों को नौकरी मिल सके, प्रोडक्शन लेवल आगे बढ़ सके, इसके विस्तार को यानी कि इसको बढ़ा सके, उसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। तो समष्टि में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट का और प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें हम लोग क्या समस्याओं का हल करते हैं, यहाँ पे कोई भी जो रिसोर्सेज दिए गए उसका हम लोग सही सही क्या कर सकते हैं, आवंटन कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इसमें अन्य बात जो भी रहे, पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता, सरकारी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति आदि मान्यताएं होती हैं किसी भी सिद्धांत तथा नियम के लिए, किसी भी सिद्धांत और नियम के लिए स्वीकार की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद इसके मुख्य उपकरण क्या होते हैं, इसमें हम लोग मांग और पूर्ति के बारे में पढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांग और पूर्ति का अध्ययन किया जाता है, और इसमें सरकारी हस्तक्षेप, पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार, ये सब जो मुख्य बातें हैं ये सब क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, ये इसकी मान्यता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र में आते हैं कि इसमें साधनों का आवंटन, आय का वितरण, जनसंख्या का विकास दर और इसमें स्वीकार की जाती हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो साधनों का आवंटन किया गया है, तो आय का वितरण के बारे में, साधनों के आवंटन के बारे में, जनसंख्या का विकास दर के बारे में समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। उसके बाद इसमें मुख्य रूप से इसके उपकरण क्या है, इसके जो मेजर बोल सकते हैं कि जिसके द्वारा साधन क्या है, जिसके द्वारा हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जैसे हम लोग मांग और पूर्ति को देखते हैं, सेम टू सेम वैसा ही समष्टि अर्थशास्त्र में भी है। इसमें सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति और बचत और निवेश इसमें शामिल होता है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, उसके बाद आपका आता है सेविंग, और उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। ये सारे इसके मेजर फैक्टर्स हैं, या फिर बोल सकते हैं इसमें इसका अध्ययन किया जाता है।
तो ये थे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में कुछ मेजर पॉइंट्स जिसके बारे में हम लोगों को जानना था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं 5 नंबर, इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, यानी कि अर्थशास्त्र क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन में लिखा है, एक सेंटेंस में, सभी आर्थिक क्रियाओं का कुल जोड़ अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, ये सिंपल सा डेफिनेशन है कि सभी आर्थिक क्रियाओं का, यानी कि किसी भी देश में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, अगर सबको जोड़ दें तो हम उसको क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था बोलेंगे। तो अर्थव्यवस्था की मैं ऐसे डिफाइन करके आपको बताती हूँ कि सभी आर्थिक क्रियाओं का कुल जोड़ ही क्या है, अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है। तो आर्थिक क्रियाएं क्या हैं ये जान लेते हैं। अगर यहाँ आर्थिक क्रियाओं की बात हो रही है तो ये अगर हम लोग जान लें कि ये क्या है, तो इजीली हम लोग ये जान पाएंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, वह मानवीय क्रियाएं हैं जिसका संबंध उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा धन खर्च करने से होता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में हम लोग मानवीय क्रियाओं के बारे में ही अध्ययन करते हैं, जिसमें उत्पादन होता है, विनिमय भी होता है, उपभोग होता है और धन खर्च होता है, ताकि मानव अपनी आवश्यकताओं को क्या कर सके, पूरा कर सके। उससे ही हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये डेफिनेशन था अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था को और आसान से शब्दों में हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि उत्पादन की वे इकाई जिससे लोगों को जीविका प्राप्त होती है, उसे ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वहाँ के लोगों के आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर करती है और उसी प्रकार की अर्थव्यवस्था वहाँ पे अपनाई जाती है। तो ये है अर्थव्यवस्था के बारे में।